नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। जैसा कि कहते हैं कि शरीर में सांस है तो आस है, ये कहावत यूं ही नहीं बनी। आदमी को आराम से सांस जब नहीं आता तो उसकी बेचैनी बढ़ जाती है और ये बेचैनी कहीं ना कहीं इशारा करती है कि आपको अस्थमा तो नहीं है। जी हाँ, अस्थमा फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है जिसके कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है। समस्या के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। कुछ गंभीर मामलों में लक्षण आपके जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। अस्थमा के लक्षण आपके फेफड़ों से हवा को अंदर और बाहर ले जाने वाले वायु मार्ग में सूजन पैदा करते हैं। सामान्य रूप से सांस लेना कठिन हो जाता है। धूम्रपान, जन्म देने वाले माता पिता का गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करना या धूम्रपान के संपर्क में आने से आपके वायु मार्ग को नुकसान हो सकता है और अस्थमा का खतरा बढ़ सकता है। अधिक वजन होने या मोटापा होने से अस्थमा का खतरा और बढ़ जाता है। शहरी क्षेत्र में बड़े होने या रहने से स्मोक के मुख्य घटक ओजोन के संपर्क में आने के कारण अस्थमा होने का खतरा बढ़ जाता है। यदि आपको किसी भोजन या दवा से एलर्जी है तो इनमें से किसी एक पदार्थ का सेवन या सामना करने पर आपको एलर्जी के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अस्थमा में सिगरेट पीने से निकलने वाला धुआं से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जानवर, पंख या फर वाले जानवरों की लार और रूसी अस्थमा के लक्षण पैदा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको अस्थमा अटैक आ जाए और आपके पास इनहेलर ना हो तो आप क्या कर सकते हैं? सीधे बैठें, इससे आपका वायु मार्ग खुल जाता है। लेटें या झुके नहीं, ऐसा करने से आपका वायु मार्ग और भी संकुचित हो सकता है। अपनी सांस को धीमा करने के लिए लंबी गहरी सांस लें। अपनी नाक से सांस लें और अपने मुंह से सांस छोड़ें। ये हाइपर वेंटिलेशन को रोकने में मदद कर सकता है और धीरे धीरे आपको आराम आ जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार है। मैं सिटी हॉस्पिटल हरिद्वार में सीनियर फिजिशियन हूँ। आज हम बात करना चाह रहे हैं अस्थमा के ऊपर, जिसके कि काफ़ी मरीज आपको देखने के मिल जाते हैं। सांस से संबंधित एक बीमारी होती है। तो अस्थमा, जैसे कि मैंने बताया, सांस से संबंधित एक बीमारी होती है। ये ज़्यादातर एक एलर्जी से संबंधित बीमारी होती है जो ज़्यादातर लोगों में आनुवंशिक होती है। मतलब कि उनको घर में, फैमिली में भी एलर्जी की शिकायत रहती है। तो जैसे कि अस्थमा एक एलर्जी की बीमारी है, तो एलर्जी का मतलब ये होता है कि उस इंसान को एलर्जी दूसरी चीज़ों से भी हो सकती है कई बार। तो जैसे इसमें कुछ चीज़ें होती हैं आम तौर पर, जैसे धूल हो गई, फर वाली चीज़ें हो गई, कुछ खाने की चीज़ें हो गई। तो वो उस तरह के मरीज़ इस तरह की एलर्जी से संबंधित समस्याओं से कई बार जूझते हैं और अस्थमा भी एक उसी का ही रूप है। डॉक्टर साहब, जिससे गर्मी का मौसम आने वाला है तो अस्थमा कितना हावी हो सकता है, क्या हो सकता है गर्मी में? देखिए, अस्थमा का संबंध गर्मी या सर्दी से इतना ज़्यादा नहीं है, बल्कि उसका बदलते हुए मौसम से ज़्यादा संबंध होता है। बदलते हुए मौसम में, जैसे कि सर्दी से जब गर्मी का मौसम शुरू होता है, जैसे कि मार्च अप्रैल के आसपास का, जिसमें कि कुछ पॉलेंस और ये सारी चीज़ें जो हैं उड़ती हैं, धूल, डस्ट वगैरह, ये तब उस समय पर ये दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसे ही समस्या जो है, मौसम जब बदलता है गर्मियों से सर्दियों के आसपास, जब मौसम बदलता है, जिसमें कि सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है, उस दौरान ये समस्या ज़्यादा उभरती है। डॉक्टर साहब, जिसे हमने देखा है कि कई बार लोग घर में पेट्स होते हैं, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, इनसे भी अस्थमा को काफ़ी देखने सुना है। जी, क्या है, सही है, क्या है? जी, जैसा कि मैंने बताया कि अस्थमा एक एलर्जी की बीमारी है और जो इस अस्थमा के मरीज़ होते हैं, मैंने शुरू में बताया था कि उन्हें और भी चीज़ों से एलर्जी हो सकती है या होती है। ऐसा 90% लोगों में मिल जाता है कि उन्हें और भी किसी चीज़ से एलर्जी की शिकायत है। और ज़्यादातर जो एलर्जी दूसरी चीज़ों से जो होती है, उन्हें एलर्जन बोलते हैं। उनमें एलर्जेंस में ये चीज़ें भी आती हैं, जैसा कि आपने अभी पूछा कि जो घर में पालतू जानवर या इस तरह के जो होते हैं, तो उनसे एलर्जी की संभावना रहती है इसमें। डॉक्टर साहब, अगर अचानक अस्थमा का अटैक आ जाए और मौके पर इनहेलर जो होता है मेन, वो ना हो, तो मरीज़ क्या करे ऐसी दुविधा में? देखिए, जब अगर ऐसी कभी भी समस्या आती है कि अगर आपको अस्थमा का अटैक हुआ है या आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो अगर जहाँ तक संभव हो सके सबसे पहले तो चिकित्सक सलाह लें आपके नज़दीकी, क्योंकि इसमें बहुत ही साधारण दवाई कई बार जो है
आपको उस अटैक से और वैसे उसके परिणाम से, गंभीर परिणाम से बचा सकती हैं। क्योंकि और जो कि हर छोटी छोटी जगहों पर, छोटी जगह पर भी उपलब्ध होती है। अगर आपके पास इन्हेलर नहीं है, जो कि सबसे इसमें उत्तम इलाज या बेस्ट मेडिसिन होती है, उसको वो इन्हेलर होता है। उसका इफ़ेक्ट भी बहुत जल्दी शुरू होता है और सेफ़ भी बहुत होता है। लेकिन अगर आपके पास इन्हेलर नहीं है और आपके पास जो है केमिस्ट की कोई दुकान है, तो आप एक एंटी एलर्जी की टैबलेट और स्टेरॉयड की टैबलेट थोड़े टाइम के लिए ले सकते हैं। ध्यान रहे कि स्टेरॉयड की जो टैबलेट होती है उसको लंबे समय तक यूज़ ना करें, क्योंकि उसके फिर नुकसान भी बहुत होते हैं। इसलिए जो है सबसे बेस्ट इसमें थेरेपी जो है वो इन्हेलर है। तो कोशिश रखें कि आप जो है, अगर आपको अस्थमा के पेशेंट हैं तो अपने साथ में इन्हेलर हमेशा साथ रखें उसके। तो सब कुछ कहते हैं कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी पीना अस्थमा के लिए सही है, मिथक है क्या है? देखिए, मैं तो इसको मिथक ही बोलूँगा, क्योंकि मैं जब से अस्थमा के मरीज़ देख रहा हूँ, और मिथक जैसी जो चीज़ें होती हैं वो भी हमें मरीजों से या फिर पब्लिक से ही सुनने को मिलती है। तो आज तक मैंने अभी तक ऐसा कुछ मिथक इस तरीके का नहीं सुना है, किसी मरीज ने या जनरल पब्लिक ने ऐसा बताया कि हाँ कॉफ़ी से उसका अस्थमा घटता है या बढ़ता है। तो आज तक मेरे सामने इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई है। तो सर एक चीज़, एक तथ्य और भी है कि डेली से एलर्जी नहीं, अस्थमा है, तो इसमें हम उनके उत्पादों को या लेना बंद कर दें? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ से, खाने की किसी चीज़ से एलर्जी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अस्थमा भी आपको होगा या अस्थमा हो सकता है। क्योंकि एलर्जी एक बॉडी की हमारी एक जेनेटिक कंपोनेंट से तहत आती है, और वो अस्थमा एक पूरी तरीके से अलग सिस्टम है और एलर्जी एक पूरी तरीके से अलग सिस्टम है। तो एलर्जी का मतलब हमेशा ही अस्थमा नहीं होता है। तो इसलिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसको अस्थमा भी है या आने वाले टाइम में अस्थमा हो सकता है। तो ऐसा कुछ मैं नहीं मानता ऐसे कि कोई चीज़ की उन्हें इस तरह से खाने पीने से अस्थमा से संबंध हो सकता है। तो सब अस्थमा के जो मरीज हैं उनको घर का एनवायरनमेंट कैसा चाहिए, कमरा साफ़ होना चाहिए? क्योंकि घर में अगर गंदगी रहती है तो हमने कई बार देखा कि अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना इसमें करना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा, और ऐसा ही मैंने शुरुआत में भी बोला था कि उन्हें धूल, मिट्टी, डस्ट, धुआं और इस तरह की चीज़ें जो है, फर वाले कपड़े हो गए, इन सब चीज़ों से ज़्यादातर एलर्जी और अस्थमा का अटैक होने के चांस होते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के रखें। घर का माहौल में इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो उन्हें कम से कम इस्तेमाल करें। तो सब जिस तरह से मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे आजकल हम देखते हैं कि कभी भी अचानक मौसम बिगड़ जाता है, धूल धाल, एकदम तेज़ हवाएं, तो अस्थमा के मरीज को ऐसे में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए? अस्थमा के मरीज़ ध्यान रखें, ऐसी जगह जितना कोशिश हो सके कम जाए। अगर जाना बिल्कुल ज़रूरी होता है तो ऐसी जगह पर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना इनहेलर हमेशा साथ रखें। डॉक्टर साहब, उमूमन हमने देखा कि अस्थमा का जो मरीज है वो दिन भर आराम से रहता है, लेकिन शाम ढलते ढलते उसकी तबीयत में अचानक परिवर्तन शुरू हो जाता है, तो क्या कारण है इसका? देखिए, अस्थमा या सांस की जो मरीज या फिर जो सांस की तकलीफ़ होती है, ज़्यादातर शाम में, या शाम कहें तो बिल्कुल स्पेसिफिक कहें तो रात के 3-4 बजे से लेके सुबह के 5-6 बजे के आसपास सबसे ज़्यादा होती है। एक तो मौसम का बदलाव, और दूसरी चीज़ एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी में, और जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है वो अस्थमा को बढ़ाती है। तो इसकी दवाई भी वही होती है जिसको हम सिम्पैथोमाइमेटिक जो दवाइयाँ होती हैं वही इनहेलर जिसे बोला जाता है, इसलिए वो दी जाती हैं। और ये एक्टिविटी रात के समय में ज़्यादा होती है, तो इसलिए उस समय पर सबसे ज़्यादा सांस की तकलीफ़ होती है अस्थमा के मरीज़ को। तो सब अस्थमा के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिससे हम जान पाएँ कि हमें भविष्य में अस्थमा हो सकता है? देखिए, शुरुआती लक्षण ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको कभी भी, अस्थमा 2 तरीके से रहता है। एक तो बचपन में शुरू होता है, एक उम्र में, बाद की उम्र में जाके शुरू होता है।
तो ऐसा कहना बिल्कुल ही क्या कहते हैं उस शब्द को हिंदी में, एडिट हो जाएगा ना। गलत है क्या पूछा था आपने? कि अस्थमा जो है अच्छा, बस आगे होने का तो क्या उसके शुरुआती लक्षण। अस्थमा जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो बचपन में स्टार्ट होता है, एक होता है जो बाद की उम्र में जाके स्टार्ट होता है। जब बचपन में स्टार्ट होता है अस्थमा तो उसका शुरुआत में ही पता चल जाता है। तो उसके शुरुआती लक्षण में यही आता है सांस की तकलीफ़ होना, छाती में सीटी ऐसी आवाज़ आना, तो ये सारे लक्षण होते हैं। लेकिन उनका जो क्योर होता है या उनकी दवाई होती है वही उसमें इनहेलर और वही सब नेबुलाइज़र ये घर पे रखने होते हैं और यही है। और कई बार ये जाके आगे की उम्र में अपने आप ही जो है ठीक भी हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें जो है इसके लिए हमेशा इस बीमारी से जूझना है या ये बहुत जानलेवा बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, इससे बचाव के लिए जैसे फिजिकल फिटनेस कितनी ज़रूरी है और क्या इससे हम छुटकारा पा सकते हैं फिजिकल फिटनेस के? जैसे आजकल योग वगैरह सब चीज़ बताते हैं, तो क्या इसके माध्यम से हम अस्थमा से छुटकारा पा सकते हैं? जी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक ज़्यादातर लोगों में एक जेनेटिक बीमारी होती है, तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख के ही बीमारी से लड़ सकते हैं। तो जितना हमारा शरीर स्वस्थ होगा वो हर तरह की बीमारी से लड़ सकता है। ऐसा ही अस्थमा के साथ भी है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ, जैसे कि अगर आपको मोटापा है या दूसरी अन्य बीमारियां हैं, शुगर, बीपी वगैरह, या आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आपको जब भी अटैक पड़ेगा तो आपको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतों के सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अपना शरीर और स्वास्थ्य अच्छा रखें, उसमें अच्छा खाना और अपनी हेल्थ, वज़न को कंट्रोल में रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं। योगा, सांस का योगा होता है वो भी इसमें मदद कर सकता है। तो उसमें ये सब चीज़ों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत धन्यवाद साहब, आपके द्वारा दी गई जानकारी से श्रोता काफ़ी उत्साहित होंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विभाग वार्ता 108 न्यूज़। नमस्कार।